जयगढ़ का खजाना, इंदिरा गांधी और एक खुफिया मिशन। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1581 से। मुगल राजा अकबर अफगानिस्तान में कबीलों के बढ़ते दबदबे को देखकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने आमेर के राजा मानसिंह द फर्स्ट को अफगानिस्तान जीतने के लिए काबुल भेजा। राजा मानसिंह अफगानिस्तान जाकर वहां पर अपनी कुशल युद्ध नीति से वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हराकर अफगानिस्तान पर मुगलों का परचम फहराते हैं। मानसिंह के जीतते ही अकबर को अफगानिस्तान मिल जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि मानसिंह को क्या मिला। दरअसल मानसिंह अफगानिस्तान से खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे वहां से इतनी बेशुमार धन दौलत लूट कर वापस आए कि उसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। उस वक्त जब राजा मानसिंह इतनी धन दौलत लेकर वापस लौटे, तब इसकी जानकारी अकबर को भी नहीं थी और न ही उसे आगे कभी इसके बारे में पता चला। यानी कि मुगलों को आखिर तक इस खजाने का पता नहीं चला और बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन राजा मानसिंह की इस लूट के 400 साल बाद, यानी साल 1975 में जब भारत आजाद हो चुका था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजा मानसिंह के इस खजाने के बारे में पता चलता है और वे इसे ढूंढना शुरू कर देती हैं। लगभग 5 महीने तक इस खजाने को ढूंढने के बाद इंदिरा गांधी सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि हमें खजाना नहीं मिला और कहानी खत्म। लेकिन जरा ठहरिए, ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में अब तक हमने सिर्फ 2 लोगों की बात की है, लेकिन हकीकत में इसमें पाकिस्तान भी है, जयपुर का शाही राजघराना भी है, जयगढ़ का किला भी है और कुछ सवाल भी हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे जिस खजाने के बारे में मुगल और अंग्रेज भी नहीं जानते थे, उसके बारे में इंदिरा गांधी कैसे जानती थी, और क्या इंदिरा गांधी को सच में वो खजाना कभी नहीं मिला, और अगर इंदिरा गांधी को वो खजाना मिल गया तो उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया, और इस खजाने से पाकिस्तान का क्या संबंध था। चलिए जानते हैं। जयगढ़ के खजाने और इंदिरा गांधी के बीच के रिश्ते को जानने से पहले आपको इस खजाने के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। ये 16वीं सदी की बात है। इस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। 1570 से 80 के इस दशक में भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगलिया सल्तनत का राज था, लेकिन मुगल राजा अकबर इसे और फैलाना चाहता था। वो मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था। अकबर इसके लिए अपने नवरत्नों में से एक राजा बिरबल को अफगानिस्तान भेजता है। अफगानिस्तान में उस वक्त अलग अलग कबीलों का दबदबा था। राजा बिरबल अपनी कुशल सैन्य नीतियों के दम पर अफगानिस्तान में लगातार कबीलों को हराकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान राजा बिरबल के इस अभियान में उनका सामना यूसुफजई कबीले से होता है। यूसुफजई कबीला अफगानिस्तान के सबसे बड़े कबीलों में से एक था। यह कबीला राजा बिरबल को चारों तरफ से घेर कर बड़ी बहरेमी से मार डालता है। अकबर को जब बिरबल की मौत की खबर मिलती है तो अकबर अंदर तक टूट जाता है और वह ठान लेता है कि अब वह बिरबल की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब एक तरफ अकबर को अफगानिस्तान भी जीतना था और दूसरी तरफ उसे बिरबल की मौत का बदला भी लेना था, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को काबुल भेजता है। मानसिंह काबुल जाते हैं और एक एक करके वहाँ के कई बड़े बड़े कबीलों को हरा देते हैं। मानसिंह यूसुफजई कबीले को हराकर बिरबल की मौत का बदला भी ले लेते हैं और अफगानिस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहराते हैं और भारत लौट आते हैं। लेकिन मानसिंह भारत खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे अपने साथ अफगानिस्तान के उन कबीलों से लूटा हुआ हजारों किलो सोना और जवाहरात भी लेकर आते हैं। अकबर को ये तो खबर थी कि मानसिंह जीत गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मानसिंह ने वहाँ पर इतनी भारी लूट मचाई। कहा जाता है कि मानसिंह द्वारा लूटा हुआ ये खजाना इतना ज्यादा था कि इसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। खजाने की बात सिर्फ मानसिंह और उनके साथियों को ही पता थी, बाकी कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उस वक्त ये बात आई गई हो गई। लेकिन इसके कुछ सालों बाद अरबी में लिखी गई एक किताब हाफ्त-ए-अम्बेरी में राजा मानसिंह के इस खजाने का जिक्र किया जाता है। इस किताब में राजा मानसिंह के खजाने के बारे में काफी कुछ बताया गया था। इस किताब का हिंदी में मतलब है आम्बेर के 7 खजाने, और यह किताब मुख्यतः राजा मानसिंह के खजाने के लिए ही लिखी गई थी। इस किताब के मुताबिक राजा मानसिंह ने लूटे हुए खजाने को आमेर के किले में 7 पानी के टैंकों में छुपाया था। हाफ्त-ए-अम्बेरी में इतना स्पष्ट तरीके से लिखे जाने के बावजूद भी उस वक्त किसी को भी ये खजाना नहीं मिला और बात वहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद जब भारत से मुगलों का पतन हो जाता है और अंग्रेज भारत आते हैं, तो उन्हें भी इस किताब और खजाने के बारे में पता चलता है। वे भी राजा मानसिंह के इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में अंग्रेजों के हाथ भी कुछ नहीं लगता। इसके बाद अंग्रेज भी भारत से चले जाते हैं और भारत आजाद हो जाता है। लेकिन इतने सालों बाद भी राजा मानसिंह का ये खजाना अब भी गुप्त था और कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ पर था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है और फिर जैसा कि पिछले 400 सालों से हो रहा था, वैसे ही इस बार भी जब भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो राजा मानसिंह के इस खजाने की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। आजादी के तकरीबन 28 साल बाद साल 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया जाता है और देश के शासन की पूरी बागडोर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में चली जाती है। और बस फिर क्या था, आपातकाल लगते ही इंदिरा गांधी जयपुर की तत्कालीन रानी गायत्री देवी को जेल में बंद करवा देती है और जयगढ़ में खजाना ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन खजाने की इस खोज के बारे में जानने से पहले आपको इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच के संबंधों को जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपसी संबंधों ने भी इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों की शुरुआती शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई थी, इसलिए ये दोनों काफी कम उम्र से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन गायत्री देवी हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ थी और इंदिरा गांधी राजघरानों के खिलाफ थी, इसलिए इन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। और ऊपर से साल 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी कांग्रेस की शारदा देवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से हरा देती हैं, जिससे इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच की ये दरारें और बढ़ जाती हैं और इन दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। अब इंदिरा गांधी को गायत्री देवी के खिलाफ बस एक मौके की तलाश थी और साल 1975 में उन्हें वो मौका भी मिल जाता है। इस समय तक आते आते चुनाव में धांधली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के कारण इंदिरा गांधी के पद पर काले बादल मंडराने लगे थे। इंदिरा गांधी अब किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाना चाहती थी और इसी कोशिश में 25 जून 1975 को वो पूरे देश में आपातकाल लगा देती है। आपातकाल लगते ही विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया को खामोश कर दिया जाता है। गायत्री देवी भी इस इमरजेंसी का शिकार होती हैं और उन्हें भी तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। अब जब गायत्री देवी जेल में थी तब किसी ने इंदिरा गांधी को हाफ्त तिलिस्मत-ए-अंबेरी और जयगढ़ के खजाने के बारे में बताया। इंदिरा गांधी को जब इस खजाने के बारे में पता चलता है तो उनके पास इस बात का अच्छा मौका था कि वो इस खजाने को ढूंढ ले, क्योंकि मीडिया और विपक्ष के नेता खामोश थे और गायत्री देवी जेल में थी। इमरजेंसी के ठीक एक साल बाद यानी 10 जून 1976 को पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर जयगढ़ फोर्ट पर एक रेड मारते हैं और इस रेड का मकसद था जयगढ़ में छुपे हुए खजाने को ढूंढना। सरकार इसे एक रेगुलर रेड बताती है, लेकिन हकीकत में इस रेड के पीछे का मकसद था खजाने को ढूंढना। लेकिन इस रेड के बाद अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर मानसिंह ने अपने इस खजाने को आमेर के किले में दफनाया था तो इंदिरा गांधी इसे जयगढ़ फोर्ट में क्यों ढूंढ रही थी? तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा सीधा है। 1592 में बना आमेर का किला और 1726 में बना जयगढ़ का किला एक सुरंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, इसलिए माना जाता है कि इंदिरा गांधी इस सुरंग का फायदा उठाकर जयगढ़ के किले के साथ साथ आमेर के किले में भी खजाना ढूंढ रही थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे। लोग मानते थे कि असली पावर तो संजय गांधी के हाथ में है, इंदिरा गांधी तो बस उनकी कठपुतली थी। संजय गांधी ने ही इमरजेंसी लगवाई थी और उन्होंने ही जयगढ़ के किले में खजाने की खोज शुरू करवाई थी। जयगढ़ में चल रही इस खोज के दौरान इस ऐतिहासिक किले को बुरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है। इस समय कर्फ्यू का माहौल था, इसलिए लोगों को किले के आसपास आना मना था। खजाने की ये बातें कुछ समय तक तो लोकल ही रहती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलती हैं और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलने लगती हैं। जब इस खजाने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पता चलता है तो वो 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वे जयगढ़ के इस खजाने में पाकिस्तान का हिस्सा मांगते हैं। पाकिस्तान इस पत्र को लीक कर देता है, जिससे खजाने की ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंदिरा गांधी इस पत्र का जवाब तुरंत नहीं देती और खजाने की खोज चालू रहती है और लगभग 5 महीनों तक आर्मी, पुलिस, इनकम टैक्स और आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीमें जयगढ़ में ही डेरा डाले रहती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने महीनों की मेहनत के बाद इंदिरा गांधी इस खजाने को ढूंढने में कामयाब भी हुई? तो इस सवाल का जवाब है हाँ भी और ना भी। नवंबर 1976 में लगभग 5 महीने तक चले इस सर्च अभियान को सरकार बंद कर देती है और इंदिरा गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो को एक जवाबी पत्र लिखती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि हालांकि हमने अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा किया और मुझे लगता है कि अगर हमें वो खजाना मिला भी होता तो भी उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए इस मुद्दे पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इंदिरा गांधी द्वारा भुट्टो को लिखे गए इस पत्र से एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार द्वारा खजाना ढूंढने की बातें कोई हवाई बातें नहीं थी। सरकार ने सच में जयगढ़ में खजाना ढूंढा था। इंदिरा गांधी ऑफिशियली ये कहती हैं कि सरकार को जयगढ़ में सिर्फ 230 किलो चांदी मिली है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन कई लोग इंदिरा गांधी की इस बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1976 में जब जयगढ़ में ये सर्च अभियान चल रहा था तब संजय गांधी और आर्मी के कई बड़े बड़े अधिकारी जयगढ़ आए थे। लोगों का मानना है कि संजय गांधी जयगढ़ सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वे इस खजाने की मात्रा को देख सके। इस सर्च अभियान से जुड़ी एक और बात है जो लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है और वो है नवंबर 1976 की। नवंबर 1976 में जब इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज बंद करवा दी तो उसके ठीक अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया और इस पर सिर्फ मिलिट्री के ट्रक चले। कई लोग मानते हैं कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर चल रहे इन मिलिट्री ट्रक्स में खजाना भरा हुआ था। सरकार ने जब लोगों के बीच चल रहे इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई सारी कहानियां बनाई। कुछ कहानियों के मुताबिक सरकार को जयगढ़ में बहुत बड़ा खजाना मिला, इसलिए सरकार ने पहले तो जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करवाकर इस खजाने को दिल्ली भिजवाया और फिर दिल्ली से इसे 2 हवाई जहाजों में भरवाकर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। लेकिन आज तक इस कहानी के कोई भी सबूत नहीं मिले। अब यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार सही कह रही थी और जयगढ़ में कोई खजाना नहीं था तो आखिर मानसिंह प्रथम का ये खजाना गया कहाँ? इसके जवाब में कहा जाता है कि राजा जयसिंह द्वितीय ने मानसिंह के इस खजाने को ढूंढा और जयपुर को बसाने में इसका इस्तेमाल किया। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इनकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गायत्री देवी जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा कि जयगढ़ में कोई खजाना नहीं है। सरकार ने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए इनकम टैक्स की ये रेड मारी, लेकिन गायत्री देवी भले ही कुछ भी कहे
पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए पत्राचार से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने जयगढ़ में खजाना ढूंढने की कोशिश तो की थी, पर उन्हें खजाना मिला या नहीं मिला ये पता नहीं। साथ ही हमें यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब भी नहीं मिलता, जैसे कि उस दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक क्यों किया गया और वहाँ पर संजय गांधी और मिलिट्री क्या कर रही थी। जयगढ़ के उस खजाने का क्या हुआ, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस खजाने के चक्कर में सरकार ने जयगढ़ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जयगढ़ किले के इस खजाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए आप राइट और लेफ्ट में दिए हुए इन वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।